देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत आज हम कुछ सवालों के साथ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिना बम बारूद के ड्रैगन का डेथ प्लान क्या है? क्या आप जानते हैं कि बीजिंग की ऐसी समझ क्यों है कि डेमोक्रेसी डायनामाइट की तरह है? इन सवालों को सीधे सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि चीन को एटम बम से अधिक लोकतंत्र से डर लगता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के नक्शे पर जहां जहां चीन के कदम पड़े हैं वो लोकतंत्र के लिए प्राण घातक साबित हुआ है? क्या आप जानते हैं कि अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की राह में चीन लोकतंत्र को सबसे बड़ा शत्रु समझता है? आप पूछेंगे कैसे? तो आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। यह चीन का मौजूदा मानचित्र है जो बहुत हट्टा कट्टा है। चीन ने मंगोलिया, तुर्किस्तान के बड़े हिस्से और तिब्बत को हड़प कर यह नक्शा बनाया है। अब आप देखिए, चीन के पड़ोस में भारत है जहां लोकतांत्रिक सरकार है। आज यही लोकतांत्रिक सरकार चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों की जनता की चुनी सरकारों का चीन ने क्या हाल किया है, कैसे ये चीन की उंगलियों पर नाचते हैं, ये थोड़ी देर में आपको बताएंगे। इसके अलावा चीन के पूर्व में ताइवान है, वहां भी लोकतांत्रिक सरकार है और यह चीन की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। फिर साउथ चाइना सी है जिसकी लहरों पर चीन की महाशक्ति बनने के अरमान मचलते हैं। यही वो अमेरिका जैसी महाशक्ति से टकराने को बेकरार है। अब इसी नक्शे में चीन के एटम बम की बजाय लोकतंत्र से डरने की कहानी छिपी है। इसी नक्शे में चीन का असल चाल, चरित्र और चेहरा दिखने वाला है। कैसे? देख लीजिए। अहंकार के मद में चूर चीन के जंगी बेड़े दक्षिण चीन सागर की गश्ती पर है। ये महाशक्ति बनने की हसरतों को पूरा करने के लिए सागर की लहरों पर चीन का कुलांजे मारना है। इसी साउथ चाइना सी में सुपर पावर अमेरिका और चीन की टकराहट परवान चढ़ चुकी है और यही तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बारूदी तबाही में तब्दील हो सकती है। लेकिन साउथ चाइना सी से अलग एक तस्वीर हिंदुस्तान और चीन की सरहद पर है। लद्दाख में LAC पर है, जहां चाइनीज आर्मी गलवान कांड करके गद्दारी साबित कर चुकी है। LAC पर तनाव कायम है और इसका कारण क्या है, यह भारत ने दुनिया को साफ साफ बता दिया है। चीन की भारत से अदावत के दिखाने वाले कारण और असली कारण बाद में बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरों पर गौर करना जरूरी है। चीन में आवाज उठाना मना है। 1989 थिएनानमेन चौक कांड। 31 बरस बीतने के बावजूद दुनिया को थिएनानमेन चौक कांड के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। चीन की राजधानी बीजिंग के थिएनानमेन चौक पर लोकतंत्र समर्थक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों को रेड आर्मी ने टैंकों से रौंद डाला। लोकतंत्र समर्थक हजारों छात्र मौत के घाट उतार दिए गए। चीन में आवाज उठाना मना है। 2020 कोरोना कांड। चीन में आवाज उठाना मना है, यह बीजिंग की हुकूमत का असल चरित्र है। जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया करहा रही है, उस वायरस कांड के दौरान जब चीन में विरोध हुआ तो उसे सख्ती से दबा दिया गया। उन्नीस के थियानमेन स्क्वायर से लेकर 2020 के कोरोना कांड तक चीन में जनता की आवाज की कोई सुनवाई नहीं है। चीन में कम्युनिस्ट मठाधीश लोकतंत्र की हत्या कर अफीम खाकर राज कर रहे हैं। इसी वजह से वो देश जहां पर लोकतंत्र है, जहां पर जनता की आवाज सुनी जाती है, वहां चीन आ धमकता है। चीन के कम्युनिस्ट मठाधीश लोकतंत्र की आवाज को कैसे दबाते हैं, कैसे कम्युनिस्ट मठाधीशों के लिए राजनीतिक सीमाएं बेमानी हैं, अब ये देखिए। हांगकांग चीन प्रशासित क्षेत्र।
ये हांगकांग है जहां चीन की हुकूमत चलती है। इसी हांगकांग में ये लोकतंत्र के समर्थन और चीन के विरोध की आवाज है। अब थोड़ा ये जानिए, 1997 में ग्रेट ब्रिटेन ने हांगकांग चीन को सौंपा। तब हांगकांग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए गए जिसमें यहां के लोगों को कुछ खास तरह की आजादी दी गई। यह आजादी चीन के लोगों को हासिल नहीं है। अब चीन आम लोगों की आजादी को हड़पने पर आमादा है और इस कारण हांगकांग में चीन का विरोध जारी है। चीन के इस कदम पर सुपर पावर अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ गया है। हांगकांग में लोकतंत्र और आवाम की आजादी को लेकर अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया है जिससे चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिकी सेनेट ने हांगकांग से जुड़े कानून को लेकर चीन पर बैन लगाने को मंजूरी दे दी है। हांगकांग की स्वायत्तता का विरोध कर रहे चीन के खिलाफ अमेरिकी सेनेट में बिल पास हो गया है। इसके बाद ऐसे तमाम चीनी अधिकारियों, व्यापारियों और बैंक पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हांगकांग के मसले पर अमेरिका ने वीजा बंदी पर मुहर लगाई तो चीन तिलमिला गया। चीन का आरोप है कि हांगकांग की आड़ में अमेरिका उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। लेकिन कहानी दूसरी है। चीन जिस विस्तारवाद के रास्ते पर है, चीन जिस लोकतंत्र को हाईजैक करना चाहता है, दरअसल अमेरिका ने उस पर हमला बोला है। यानी अगर एटम बम चीन का खिलौना है तो लोकतंत्र चीन की दुखती रग। यह पड़ोसी देश ताइवान के चीन के कड़वे रिश्तों से एकदम साफ है। चीन के पड़ोस में ताइवान एक अदना सा देश है। इसकी आबादी करीब 2.3 करोड़ है। ताइवान के राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है। ताइवान को चीन हड़पना चाहता है। चीन को यह बात नागवार गुजरती है कि ताइवान के नेता और जनता लोकतंत्र का समर्थन और चीन से आजादी की खुलेआम पैरवी करते हैं। ताइवान का लोकतंत्र चीन को करंट। 1996 में ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव को चीन ने प्रभावित करने की कोशिश की। इसके तहत चीन ने मिसाइलों के जोरदार परीक्षण किए। इससे चीन और अमेरिका में जबरदस्त तनाव बढ़ा, जिसके जवाब में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। आज की तारीख में जिस दक्षिण चीन सागर को अमेरिका और चीन के बीच ब्लू बैटल ग्राउंड कहा जाता है, इसके एक छोर पर ताइवान है। इस साउथ चाइना सी में अमेरिका ने अपने फौजी बेड़ों की भारी तैनाती की है ताकि लोकतंत्र और आजादी ख्याल मुल्कों को ड्रैगन निगल न ले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस बात से कोई इनकार नहीं है कि चीन एक शक्तिशाली देश है। वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके पास भारी भरकम सेना है। चीन के पास करीब 3000 एटम बम है। इतना होने के बावजूद चीन को दुनिया की महाशक्ति बनना है। उसे सुपर पावर अमेरिका के बराबर आकर खड़ा होना है। लेकिन चीन शैतानी चालों, गद्दारी और मक्कारी के जरिए महाशक्ति बनना चाहता है। चीन ने 15 जून को इसका सबूत लद्दाख के गलवान में दिया। अब समझने की जरूरत है, चीन के पड़ोस में भारत सबसे बड़ा देश है। भारत सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था के मामले में मजबूत स्थिति में है। भारत की ताकत चीन की विस्तारवादी नीति के लिए चुनौती है। LAC के करीब भारत का बुनियादी ढांचा विकसित करना चीन को नागवार लगता है। भारत अमेरिका की नजदीकियां भी चीन को खटकती हैं। अमेरिकी थिंक टैंक ऐसा मानते हैं कि अमेरिका को उकसाने के लिए चीन ने गलवान का गुनाह किया। गलवान में भारत ने चीनी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। यह अच्छी तरह समझा दिया कि उसकी नीतियां उसको मुबारक। अगर हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखा तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन चीन का चरित्र निर्माण अलग तरीके से हुआ है। वो येन केन प्रकारेण दूसरे देश को हड़पने की ताक में रहता है। इस बात की मिसाल भारत के पड़ोस में ही मौजूद है। पाकिस्तान को चीन ने अपना गुलाम बना लिया है तो नेपाल उसके इशारों पर अब नाचने लगा है। उनका सिर्फ गोल ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को गिराया जाए। ओपनली उनके थिंक टैंक्स के अंदर ओपन टीवी के ऊपर वो बात करते हैं। डोर बीजिंग से शी जिनपिंग खींचते हैं और बोल इमरान के निकलते हैं। पाकिस्तान ने पूरे मुल्क की रजिस्ट्री चीन के नाम लिख दी है। इमरान खान के खजाने में एक एक रुपया चीन का है।
जिनपिंग ने इतना कर्ज दिया है कि पाकिस्तान की 7 पुश्तें इसे चुका नहीं पाएंगी। जरा आलम देखिए। पाकिस्तान की सेना चीन के इशारों पर चलती है। प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के एजेंट जैसे हैं। जनरल बाजवा पाकिस्तान में चीन की सेना के मोहरे हैं। पाकिस्तान के अहम रणनीतिक मोर्चे पर चीन की आर्मी पीएलए तैनात है। गलवान की घटना के बाद पाकिस्तान में पीएलए की मौजूदगी बढ़ी है। इमरान खान की तरह पाकिस्तानी सेना ने चीन के आगे सरेंडर कर दिया है। जब से लद्दाख के गलवान में चीन ने गद्दारी की है, जब से भारत ने गलवान में चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तब से रेड आर्मी ने पाकिस्तानी फौज को बैकफुट पर धकेलकर खुद फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। जरा मिसाल देखिए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पीएलए एक्टिव हो चुकी है। पीओके के स्कार्दू एयरबेस पर चाइनीज एयरफोर्स की हरकतें बढ़ गई हैं। यहां ये चीन और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को जोड़ने वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर गुजरता है। इसी तरह राजस्थान बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान के तेल क्षेत्रों में भी पीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी को पीछे धकेल दिया। पीएलए के इशारे पर पाकिस्तान ने सियाचिन में तैनाती बढ़ा दी। चीन की चतुर चाल का शिकार गरीब देश बनते हैं। पहले चीन इन गरीब देशों में निवेश करता है, फिर जब ये गरीब देश इस कर्ज को चुका नहीं पाते तो फिर चीन की चाल शुरू होती है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें इन देशों में बेईमानी हो जाती हैं। ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के साथ हुआ है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान जमाने से अमेरिका के करीब रहा, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में आतंकवाद गहरी जड़ें जमाता गया, वैसे वैसे पाकिस्तान की अमेरिका से दूरी बढ़ती गई। आज आलम यह है कि अमेरिका और भारत साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन की जेब में है। चीन न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी को हथियार सप्लाई करता है, बल्कि आतंकी फैक्ट्री का भी मददगार है। पाकिस्तान में आतंकवाद की खेती होती है। ज्यादातर दुनिया के मुल्कों ने पाकिस्तान को इसके लिए लताड़ा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को बचाया है। मतलब साफ है, पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी स्थापित हो चुकी है, लेकिन इस जुगलबंदी की बड़ी कीमत चीन का गुलाम बनकर पाकिस्तान चुका रहा है। वो सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर चीन की बोटियों का मोहताज है। चीन ने यही शैतानी पैतरा भारत के पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी अपनाया। आज नेपाल के सामने सबसे गंभीर सवाल ये है कि क्या वो चीन के हाथों कठपुतली बनना चाहता है या फिर भारत के साथ बेटी रोटी का रिश्ता कायम रखना चाहता है। नेपाल का मौजूदा रवैया साबित करता है कि ड्रैगन की काली नज़र आज नेपाल पर पड़ चुकी है और भारत का पुराना पड़ोसी चीन के बहकावे में आने लगा है। भारत और नेपाल के बीच बहुत पुराने और गहरे संबंध रहे हैं। दोनों देशों की सरहद भी पारिवारिक रिश्तों में घुली मिली रही है, लेकिन चीन की काली नजर ने रिश्ते बिगाड़ने का खेल शुरू कर दिया है। नेपाल ने भारत के साथ सीमा विवाद को हवा दी। नेपाली संसद ने नक्शा पारित कर लिपुलेख, काला पानी और लिम्पिया धुरा जैसे रणनीतिक क्षेत्र पर दावा किया है। 13 जून को नए विवादित नक्शे को नेपाली संसद से सर्वसम्मति से पारित करवाकर नेपाल ने भारत के साथ बातचीत की उम्मीदों को झटका दिया है। अब सवाल है कि क्या भविष्य में सीमा विवाद पर बातचीत की कोई गुंजाइश है? इस सवाल का जवाब भारत नेपाल सीमा पर लगे कटीले तार, सीमा पर तैनात नेपाल सशस्त्र बल की तैनाती में ढूंढा जा सकता है। नेपाल ने भारत से आने वालों को रोकना शुरू कर दिया है। नेपाल में भी लोकतांत्रिक सरकार है, जिसे वहां की उस जनता ने चुना है जिसके भारत के साथ गहरे संबंध हैं। लेकिन नेपाल के सत्ताधारियों को चीन ने गुलाम बनाने की चाल चल दी है। इस खेल के लिए चीन ने पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। आज सवाल ये है कि क्या नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली चीन की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं? नेपाल के प्रधानमंत्री ओली की आंखों पर चीन का चश्मा चढ़ा हुआ है। वो नेपाल के कोरोना संकट के लिए भारत से आए वायरस को जिम्मेदार ठहराते हैं। ओली के इस चीन प्रेम के पीछे वजह भी है। चीन ने ओली के मददगार के तौर पर नेपाल की राजनीति में घुसपैठ की।
नेपाल चीन के बीच कई आर्थिक समझौते किए गए, जिसमें शुष्क बंदरगाहों, रेल प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी योजनाएं शामिल हैं। ओली सरकार ने नेपाल में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अमेरिका के $500 बिलियन के निवेश से इनकार कर दिया। ये इनकार इसलिए किया गया क्योंकि चीन इससे नाराज हो जाता। नेपाल के अमेरिका से करीबी रिश्ते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से नेपाल की नजदीकियां चीन के साथ बढ़ती गई हैं और इसकी वजह से नेपाल ने भारत और अमेरिका दोनों से ही दूरी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन इसके बावजूद नेपाल में एक ऐसा धड़ा है राजनीतिक तौर पर जो प्रधानमंत्री ओली को ड्रैगन से दोस्ती करने को लेकर चेता रहा है। नेपाल के अंदर चीन को लेकर आशंकाएं सच साबित हुई। चीन ने नेपाल की जमीन हड़पने का खेल शुरू कर दिया। रक्सौल से रुपेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब सबसे अहम सवाल, आखिर चीन को डेमोक्रेसी से दुश्मनी क्यों है? क्या वहां की कम्युनिस्ट पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है? इसे समझने के लिए चीन में सत्ता के चाल, चरित्र और चेहरे को समझिए। इसे आप ऐसे समझिए कि जिन्हें जनता ने चुना ही नहीं, जिसकी जनता को लेकर कोई जिम्मेदारी ही नहीं, जिसकी परवरिश ही तानाशाही वाले अंदाज में हुई हो, जिसको वैचारिक खाद पानी ही लोकतांत्रिक तौर तरीकों के विरोध से मिलता हो, उसे अगर सत्ता मिलती है, उसके हाथों में कमान आती है, तो उसका डेमोक्रेसी का हत्यारा बनना लाजमी है। ऐसे शासक या ऐसा निजाम हर वो तौर तरीका अपनाता है जिससे विस्तारवाद को बढ़ावा मिले, उसकी शक्ति का छद्म आडंबर खड़ा रहे। इसीलिए जिस राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हाथों में 140 करोड़ से ज्यादा चीनियों की लगाम है, वो आधुनिक दौर का तानाशाह है। आइए देखिए चीन के राष्ट्रपति की ताकत का तिलिस्म। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति, चीन के सर्वशक्तिमान नेता हैं शी जिनपिंग। लेकिन जिस चीन की कमान शी जिनपिंग के हाथों में है, उसका ऑफिशियल नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन चाइना का ऑफिशियल नाम धोखे से कम नहीं है। एक रिपब्लिक की तरह चीन में मुखिया का चुनाव जनता नहीं करती। चीन की सारी राजनीतिक शक्ति कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी CPC में सिमटी है। CPC चीन ने अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करती है। इस समय चीन में 2300 CPC मेंबर हैं। हर 5 साल पर चुने जाने वाले राष्ट्रपति के लिए CPC की बैठक होती है। ये बैठक बीजिंग के ग्रेट हॉल में होती है। पहली बार शी जिनपिंग 2012 में राष्ट्रपति बने, फिर 2017 में उन्हें देश के राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया। हैरत अंगेज ये है कि जो राष्ट्रपति को चुनता है, उसे भी जनता नहीं चुनती, यानी वो भी आवाम का नुमाइंदा नहीं होता। उसे जनता की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। वो वही जुबान बोलता है, वही फैसले लेता है जो कम्युनिस्ट पार्टी की नीति और नीयत होती है। अब जरा इसे भी समझिए। बंद दरवाजे के भीतर CPC शक्तिशाली सेंट्रल कमेटी का चुनाव करती है। सेंट्रल कमेटी में करीब 200 सदस्य होते हैं। सेंट्रल कमेटी पोलित ब्यूरो का चयन करती है। पोलित ब्यूरो के जरिए स्थायी समिति का चयन किया जाता है। इस तरह चीन में सभी अहम फैसले सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो लेते हैं। चीन में राष्ट्रपति, सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के लिए कहने के लिए मतदान होता है, लेकिन असल में कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप में ज्यादातर लोग पहले से ही फिक्स होते हैं। कमेटी सिर्फ पार्टी के फरमानों का पालन करती है। सेंट्रल कमेटी पार्टी के शीर्ष नेता का भी चुनाव करती है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कहा जाता है। जो CPC का महासचिव होता है, वही देश का राष्ट्रपति भी बनता है। शी जिनपिंग इसी रास्ते से राष्ट्रपति बने। उन्हें ना तो लोकतंत्र से मतलब है और ना ही इसकी परवाह। उनके लिए पार्टी का लाल झंडा अहम है, जिसे वो कुचक्र करके दुनिया को फहराना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।